कोई सेट ए है जिसमें सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? अगर कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर p। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ये कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू पावर p माइनस 1। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर मान लो एक और सेट है, सेट बी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज q है, ठीक है, तो ये बताओ a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं। अगर मान लो सेट ए में p एलिमेंट्स है, सेट बी में q एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना होगा? आंसर क्या होगा? pq। इसका करेक्ट आंसर होगा pq। क्या ये चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट ये बताओ कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b ये कितना होगा? a क्रॉस b में कितने सबसेट्स होंगे? 2 रेज़ टू पावर pq, इतने नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? और नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b ये कितना होगा बताओ? जितने सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे? रिलेशंस होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर pq। क्या ये क्लियर हो गया? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम a टू b ये कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर pq माइनस 1। मतलब सारे आएंगे, सिर्फ एक हटा देंगे। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से पिछली क्लास की याद होंगी सभी को। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आप ये मान के चलो कि मेन सिलेबस तो आपका यहां से चालू होता है 12th का, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो बताया उससे क्वेश्चंस बनते हैं, 100% एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ रिलेशंस, हेडिंग डाला टाइप्स ऑफ रिलेशंस। गांधी हेडिंग टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब इसमें सबसे पहले ना हम ट्रिवियल रिलेशंस को देखेंगे। ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है, मतलब ऐसे रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट न आए, ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। और ऐसे रिलेशन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाए उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, देखो यहां पर ध्यान देना। मान लो अगर हमारे पास सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट 1, 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस ए के एलिमेंट क्या क्या होंगे बताओ, तो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ए से ए में कितने रिलेशंस बनेंगे? ए टू ए में कितने रिलेशंस बनेंगे? तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे बताओ? नहीं, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? नहीं, 2 की पावर 4। नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू ए अगर पूछ रहा हूं मैं, तो मतलब इसके जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। उसके कितने सबसेट होंगे? उसके होंगे 2 रेज़ टू पावर 4 सबसेट्स होंगे, मतलब कितने? 16। तो उतने ही इसमें रिलेशंस बनेंगे। समझ में आ रहा है? अब वो सबसेट कौन कौन से होंगे? हो सकता है एक ऐसा आए जिसमें सिर्फ 1, 1 एक ही ऑर्डर पेयर हो सकता है एक जिसमें सिर्फ 1, 2 आए, हो सकता है एक जिसमें सिर्फ 2, 1 आए। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारा बनेगा, लेकिन एक सबसेट ऐसा भी होगा जिसके अंदर कुछ नहीं आएगा, मतलब कि नल सेट, ठीक है। और एक सबसेट ऐसा भी होगा जिसमें सारा कुछ आएगा, 1, 1 भी आएगा, 1, 2 भी आएगा, 2, 1 भी आएगा एंड
टू टू भी आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट न आए, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। और ऐसा रिलेशन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या ये क्लियर हो गया? तो अभी इसकी डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए। इन अ सेट ए का मतलब आप समझ गए कि रिलेशन आर जो है दो सेट जिसपे है डिफाइंड है वो ए टू ए वाला हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। If no element of A is related to any element of A, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं हुआ, कोई भी A to A में पेयरिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा है ये चीज? जैसे अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हो, ये वाला देखो एग्जांपल, ये वाला सेट A है, ये वाला भी सेट A है, यहाँ A to A में पेयरिंग हो रही है, तो ये एम्प्टी रिलेशन नहीं है। एम्प्टी रिलेशन मतलब एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लो। क्या लिखोगे? शॉर्ट में लिखना, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना अ रिलेशन और इस तरीके से लिखना आर फ्रॉम ए टू ए, आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, आर फ्रॉम ए टू ए। मैं बार बार बोल रहा हूं इसी चीज को ना, आर इन सेट ए भी बोलते हैं, आर इन सेट ए। ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, is called empty relation if फिर ये चीज लिख देना, if r is equals to 5, मतलब कोई एलिमेंट नहीं, नल सेट, and that is subset of A cross and that is subset of A cross A। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, और फिर उसके डेफिनेशन 2, किस चीज की डेफिनेशन लिखेंगे अब हम? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कब बोलेंगे? जब रिलेशन आर के जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएंगे, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन। दिमाग में वो चीज मैप हो रही है ना, वो क्या है यूनिवर्सल रिलेशन? जब सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेगी। और एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ये जो अभी मैंने समझाया बताया, इसके आने का चांस सिर्फ 1% है, मतलब अभी तक तो नहीं आया 3-4 सालों में, लेकिन ठीक है सिलेबस में है एज अ डेफिनेशन तो पढ़ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं मेन जो 3 टाइप के रिलेशंस हम देखने वाले हैं। ये 3 टाइप के रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसके पहले जो 2 टाइप देखे तो ट्रिवियल रिलेशन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखने वाले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लिखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें लिखना if A comma A belongs to R for all small a belongs to set A, for all small a belongs to set A, then relation R is called reflexive, is called reflexive, is called reflexive। ठीक है, एकदम छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। देखो इधर पे ध्यान देना। मान लो अगर एक रिलेशन R डिफाइंड है किसी सेट A टू A में, ठीक है, और सपोज सेट A का जो एलिमेंट है उसके अंदर आ रहा है 1 2 3। यहां तक क्लियर हो गया? अब रिलेशन R के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, सपोज उसमें 1,1 आ रहा है, 1,2 आ रहा है और 2,3 आ रहा है। ठीक है, सपोज ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, यहाँ डेफिनेशन क्या बोला है? इफ A, A बिलोंग्स टू R, अगर A, A वाला पैटर्न इस रिलेशन में है, ठीक है,
तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो अभी क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, देखो a कॉमा a मतलब कि 1 1 1 कॉमा 1 आया है, तो क्या इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, तो अभी नहीं बोलेंगे, पूरी कंडीशन पढ़ो। a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, सेट r, सेट a, समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब सेट a के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का रिफ्लेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 का रिफ्लेक्स है 1,1 है, लेकिन 2,2 यहाँ पर है क्या, नहीं। 3,3 यहाँ पर है क्या, नहीं। इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया चीज। अगर मान लो कोई दूसरा रिलेशन होता R2 और वो रिलेशन ऐसा होता कि जिसमें 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है और 3 3 तीनों आ रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो नोट डाउन कर लो ये एग्जांपल, ताकि आपको ध्यान में रखे रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। ऑनलाइन में आशना, दिव्य, श्रुति, क्लियर है यहाँ तक की चीजें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो। सेकेंड कैटेगरी है सिमेट्रिक रिलेशन। अब लिखना सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड टाइप हो गया रिलेशन का सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें लिखना इफ a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R, implies that b comma a belongs to R, then relation R is called symmetric, is called symmetric relation। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं यहां पर क्या R1 सिमेट्रिक होगा क्या, R1 सिमेट्रिक होगा क्या। तो देखो 1 2 है, जैसे ए बी है, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, बी ए। 1 2 है लेकिन 2 1 यहाँ पर है क्या, नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं। क्या ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लो इसमें मैं 2 1 भी लिख देता, मान लो इस जगह पे मैं 1 2 है 2 1 भी लिख देता, 2,1 लिख देता, तो अब क्या ये सिमेट्रिक हो जाता, स्टिल ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 2 3 है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 3 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ डेफिनेशन में मैं एक और चीज मेंशन करूंगा, ये सिर्फ एक एलिमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल a comma b belongs to R, सॉरी belongs to set A, मतलब वो सारे एलिमेंट्स के लिए जिसके लिए ये से बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक है, तो अगर 2 3 है तो 3 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा ये बताओ सेकंड वाला R2 क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। देखो 1 1 है, 1 1 का सिमेट्रिक क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। 2 2 का सिमेट्रिक क्या आएगा, 2 2। 3 3 का भी क्या आएगा, 3 3। मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्या ये समझ गए सभी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड ट्रांजिटिव। इसका भी एग्जांपल देना है क्या, इसका एग्जांपल यही वाला ऊपर वाला आपने लिखा है ना, उसी में लिख दो, उसी में लिख दो। ये सिमेट्रिक नहीं है तो यहाँ पर लिख दो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, और ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। समझ गए। नेक्स्ट लिखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन।
नेक्स्ट हेडिंग डालना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बोलता है, इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies that A comma C belongs to R, then relation R is called transitive relation। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो यही है जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, ट्रांजिटिव। मतलब बाकी दोनों तो इतने आसानी से चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या देखना होता है, एग्जांपल के लिए बताता हूँ। मान लो कोई रिलेशन आर है जिसके अंदर मान लेते 1,2 उसका एलिमेंट है, ठीक है, 2,3 भी उसका एलिमेंट है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर ए बी है, बी सी है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ए सी होना चाहिए। मतलब इसके ट्रांजिटिव होने के लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पर इन दोनों को हटा दो, मतलब कि 1,3 एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये सभी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें कंफ्यूजन कहां पर आती है पता है? अगर मान लो ए बी है लेकिन बी सी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे एक रिलेशन देता हूं, मान लो रिलेशन आर हो गया, इसके अंदर आ रहा है फॉर एग्जांपल 1,2, इसके अंदर आ रहा है फॉर एग्जांपल 1,3, है ना, 1,2 1,3 आ रहा है। अब मैं पूछूंगा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बताओ। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव याद है ना क्या होता है, 1,2 2 3 3 आना चाहिए। क्या आ रहा है इसमें? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? क्योंकि 1,2 है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 1, तो सिमेट्रिक भी नहीं। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है या नहीं? तो ट्रांजिटिव की कंडीशन है ए बी है और बी सी है, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ए सी। अब देखो 1,2 है, 2 से स्टार्ट करने वाला कोई सा है क्या? नहीं। मतलब मैं ये कंडीशन देख पा रहा हूं लेकिन ये कंडीशन मुझे नहीं मिल रही है, ये कंडीशन मिल ही नहीं रही है। ए बी मिला, बी से स्टार्ट होने वाला कोई सा नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? वैसे 1,3 मिला, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई सा मिल रहा है क्या? नहीं। अगेन मेरे को ये कंडीशन मिल रही है लेकिन ये कंडीशन नहीं मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। यही जो बात अभी मैंने बोला, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर। समझ में आया तुम लोगों को? दोबारा रिपीट करूं एक बार मैं। अगर ये और ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तब तीसरी कंडीशन चेक करना है हमें, वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर पहला सिचुएशन है दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब भी ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड वाली, ओनली दिस कंडीशन इज देयर, और ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है, तब भी इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं जो मैं बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, 1,2 है बट 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 1,3 है बट 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, स्टिल ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट होता, 2,3 होता, 2,3 यहाँ पर होता, तो अब क्या ये ट्रांजिटिव होता? अभी भी फिलहाल तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, बिकॉज 1,2 है, 2,3 है, तो क्या आना चाहिए, 1,3 आ रहा है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखनी, स्पेशल केसेस। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, एक आखिरी चीज, अगर कोई रिलेशन तीनों है, आर एस टी तीनों है, आर मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? If a relation satisfying all three conditions, then it is called equivalence relation. तो लिख लो शॉर्ट पे, फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस। हो गया? चालू करें क्वेश्चंस। चलो आते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो
यहां पर क्या लिखा है अच्छे से पढ़ना, इसमें लिखा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है ये जो रिलेशंस है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहला वाला जो रिलेशन आप देख रहे हो ये रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइंड है, सेट ए के ये एलिमेंट्स है और ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। समझ में आया? पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू डाल के, है ना। तो यहाँ पर इस रिलेशन को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू y लिख सकता हूँ। समझ में? और अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू डालते जाता हूँ, y की वैल्यू निकालते जाता हूँ। तो लिखो जल्दी से रिलेशन R का रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? तो सबसे पहले x की जगह पे हमने डाला 1 क्योंकि सेट ए का पहला एलिमेंट 1 है। x की जगह डाला 1 तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 3। समझ में आ गया? फिर x की जगह पे डाला 2, अगली वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 2 6। दृष्टि नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी? गुड, 3,9। नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 5,15 नहीं आएगा। हाँ, x की वैल्यू 5 हो सकती है लेकिन y की वैल्यू 15 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन ऑन सेट a है, मतलब कि रिलेशन R जो है वो A टू A में डिफाइंड है। इसका मतलब जो x है वो भी इस सेट से बिलोंग करेगा और जो y है वो भी इस सेट से बिलोंग करेगा। समझ में आया? तो x की वैल्यू तो हम 5 ले सकते हैं लेकिन y की वैल्यू 15 नहीं आ सकती क्योंकि ये सेट 14 करती है। क्या ये क्लियर हो गया? अब चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं बताओ। 1 1 है क्या इसमें? नहीं है, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नॉट रिफ्लेक्सिव है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस 1, 1 not belongs to R, therefore relation R is not reflexive। समझ गए? फिर उसके बाद सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है कि नहीं बताओ। 1 3 है बट 3 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। अगेन रीजन मेंशन करना पड़ेगा। सिंस 1, 3 belongs to R but 3, 1 not belongs to R, therefore relation R is not symmetric। तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। समझ गए? अब ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो ट्रांजिटिव के लिए सिंपल सी चीज देखो, 1 से 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा? देखो 3 से लेके 9 है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 19 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मतलब नॉट ट्रांजिटिव। तो इस चीज को भी लिखेंगे एंटी, नॉट ट्रांजिटिव और रीजन मेंशन कर दो। रीजन हो जाएगा 1, 3 belongs to R and 3, 9 belongs to R but 1, 9 not belongs to R, but 1, 9 not belongs to R, therefore R is not transitive। समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, तो ये पूरा ना लिखना पड़ता है क्योंकि ना इससे एमसीक्यू भी बनते हैं लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, इवन कई केस स्टडी क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें दिखाऊंगा मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में
हटा दो मैं इसको फिर। चलो नेक्स्ट, अब ये तुम लोग खुद से सॉल्व करो। पहले रोस्टर फॉर्म में लिखो और फिर उसके बताओ कौन कौन से टाइप है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या क्या है। हाँ सृष्टि बताओ क्या बना रिलेशन आर का ऑर्डर पेयर। ऐसा कैसे बना? पहले पढ़ो, रिलेशन आर किस पे है, इन सेट एन पे। समझ में आया? तो रिलेशन आर जो है इन सेट एन है, मतलब एन टू एन, मतलब x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। तो मतलब x का सबसे छोटा नंबर हम पहले लेंगे जो कि 1। तो अगर मान लो मैं x की जगह पे 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, x 1 डाल दो तो y कितना आ गया 6। तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 1,6। समझ में आया? वो ग्रेटर नहीं है, वो लेस है। x 4 से छोटा होना चाहिए बोल रहा है ना? तो मैंने 4 से छोटी वैल्यू डाली। अगली वैल्यू x की क्या डालूंगा, 2। समझ गए? तो y कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट वैल्यू क्या डालूंगा x की, 3। तो y कितना आ जाएगा 8। क्या ये समझ में? x की वैल्यू 4 नहीं डाल सकता। अब देखिए बताओ ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है उसका रीजन लिख लो। सिमेट्रिक है या नहीं वो देखो, फिर रीजन लिखो। कंप्लीट करो जल्दी इसको। ट्रांजिटिव में आप ये मेंशन करोगे कि फर्स्ट वाली कंडीशन आ रही है, सेकंड कंडीशन ही नहीं आ रही है। ट्रांजिटिव है वो। हाँ चलिए सही जवाब। ट्रांजिटिव में आप ये लिखोगे, देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में नहीं लिख रहा हूँ ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है तुम लोग को कैसे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है ये कैसे लिखना है समझ गए हो ना? ठीक है, ट्रांजिटिव का बस मैं लिख रहा हूँ। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए लिखूंगा फॉर ऑल a comma b belongs to R, a comma b belongs to R, no element exists, no element exists such that b comma c belongs to R। तो अगर ये वाला एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, ये वो सारे एलिमेंट जो इससे बिलोंग कर रहे हैं, उसके लिए ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो किससे बिलोंग करे, आर से बिलोंग करे। therefore relation R is transitive। इसलिए रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव कंडीशन चेक के लिए दोनों होना चाहिए। अगर दूसरा कंडीशन नहीं आ रहा चेक करने का तो उसको डिफॉल्ट ट्रांजिटिव लेंगे। समझ गए ये चीज? ठीक है, हटा दो क्या फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या है बताओ। हाँ 1 1, कौन सा वाला, थर्ड वाला, ये वाला ये वाला बोल रहा हूं, ये ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव क्यों होगा, क्योंकि तुमने ये पूरा लिख लिया। तुम नेक्स्ट चालू करो, इतना मैं बता। हाँ, जी, हाँ,
हाँ, ये वाला क्वेश्चन बन रहा है क्या दृष्टि, इधर बताओ। देखो इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिखते समय ना थोड़ा ऐसा ध्यान रखना, अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, y इज डिविजिबल बाय x, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले ना मान लो मैं 1 लेता हूँ, तो 1 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से, वो सब ले लेता हूँ। तो 1 से सारे डिवाइड होंगे, तो यहाँ 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, ऐसा करते हुए पूरा आएगा 1,6 तक आएगा। समझ में आएगी चीज, ठीक है। फिर अब देखो 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं, तो 2,2 आएगा, 2,4 आएगा, और नेक्स्ट क्या देगा 2,6। फिर देखो 3 से डिवाइड होने वाला कौन सा है, 3,3 आएगा, और क्या आएगा 3,6। नेक्स्ट देखो 4 से डिवाइड होने वाला कौन सा है, तो सिर्फ 4,4 है। 5 से डिवाइड होने वाला कौन सा है, 5,5 है, और 6 से डिवाइड होने वाला कौन सा है, 6,6। क्या ये समझ में रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव क्या है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की रिलेशन डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल a, a बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए। क्या इसमें ऐसा फॉलो हो रहा है क्या, a, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, ऐसा यहाँ पर हो रहा है, मतलब ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आएगी नहीं चीज। लेकिन क्या है ना, एक चीज मेरे ध्यान से सुनना, अभी तो तुमने आराम से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लिया और लिख लिया कि हाँ सारे आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ये 1 से लेके 100 तक रहता तो, या चलो ये नहीं देके नेचुरल नंबर लिख देता तो क्या करते, सारे ऑर्डर ट्रे तो नहीं बना सकते थे हम, तो इसको जनरलाइज्ड करना पड़ेगा। समझ गए ना, ये आंसर हम हमेशा ऐसा नहीं लिख सकते, अगर ये सेट बड़ा हो जाएगा तो फिर ये तरीके से लिखना गलत हो जाएगा। तब आपको क्या लिखना पड़ेगा मैं बता रहा हूं, आपको ये लिखना पड़ेगा a is divisible by a is divisible by a for all small a belongs to set a, मतलब कोई नंबर हमेशा खुद से डिविजिबल होता है, कोई नंबर हमेशा खुद से डिविजिबल होता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन हमेशा फॉलो होगी अगर a, a है तो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि a, a belongs to r होगा for all elements belongs to set a, for all elements belongs to set a, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आया। देखो इसमें ना एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, अगर आपको नॉट रिफ्लेक्सिव बताना है तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताना पड़ेगा, एक एग्जांपल बताना पड़ेगा, जैसे यहाँ मैंने बताया था ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपको रिफ्लेक्सिव है ये बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा ये हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर बड़ा सेट हो गया तो ऐसा लिख पाना तो मुश्किल है, तो हम जनरलाइज करके उसकी डेफिनेशन से चेक करके बोलेंगे। समझ में आएगी चीज, ठीक है। अब सिमेट्रिक नहीं है ना, ये पता है कि नहीं सिमेट्रिक नहीं है, क्यों सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए आप सिर्फ एग्जांपल दे दोगे तो चल जाएगा, तो सिमेट्रिक के लिए आप एग्जांपल दे दोगे तो चल जाएगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या एग्जांपल दोगे, आप लिखोगे 1, 2 belongs to R but 2, 1 not belongs to R, therefore not symmetric, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जितना मैंने लिखा बस उतना ही लिखेंगे, ठीक है। हर नंबर खुद से डिवाइड होता है, ये डिविजिबल है, सारे नेचुरल नंबर खुद से डिविजिबल होते हैं, दैट्स व्हाई a, a तो रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा। समझ में, सिमेट्रिक नहीं है तो कैसे समझ गए ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया ट्रांजिटिव। अब ये होगा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो सुनो मेरी बात। जैसे कि 4 जो है 2 से डिवाइड होता है, 8 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, तो हर वो नंबर जो 4 से डिवाइड होता है क्या वो 2 से भी डिवाइड होगा। देखो
हर वो नंबर जो 4, जैसे 4 जो है ये डिवाइड होता है 2 से, और 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से, तो 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर 4 से डिवाइड होते हैं क्या वो 2 से भी डिवाइड होंगे? हाँ होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर 2,4 है, 4,8 है, मान लो एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो 2,8 भी एग्जिस्ट करेगा। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये चीज हमें यहां से समझ में आई। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म से मैच करोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? आपने देखा 1,2, फिर आप चेक करोगे 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो 2 2 हो रहा है, तो 1 2 आ रहा है, 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 आना चाहिए, 1 4 आ रहा है कि हाँ 1 4 भी आएगा। तो ऐसे रोस्टर में चेक करने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जनरलाइज करके हम इसको कैसे लिखेंगे समझना ध्यान से। हम लिखेंगे लेट A, B belongs to R। आपने देखा कि A, B रिलेशन से बिलोंग करता है। समझ गए ना? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसका मतलब B A से डिविजिबल है। आई रिपीट, B A से डिविजिबल है। मतलब B को मैं क्या लिख सकता हूं? B को लिख सकता हूं N into A। समझ गए ना? जैसे कि 36 2 से डिविजिबल है ना, तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18 into 2 लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आया? 36 और किससे डिविजिबल है? 3 से भी। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 into 3 ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? वैसे ही अगर B A से डिविजिबल है तो B को मैं N into A लिख सकता हूं, जहां N कोई भी नेचुरल नंबर है। क्या ये समझ में आया सभी को? और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये लिखता हूं एंड B, C belongs to R and B, C belongs to R। तो मैंने ये माना AB belongs to R, फिर मैंने माना BC belongs to R। अब BC उस रिलेशन में तब होगा जब ये डेफिनेशन फुलफिल होगी। समझ में आ रहा है? और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग C B से डिविजिबल होना चाहिए। C B से डिविजिबल होना चाहिए मतलब C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? M into B होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्या ये समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। अब मैं ना B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूं। तो बताओ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू N इंटू A, ऐसा ही होगा। तो C इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? M इंटू N इंटू A मिल गया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो C का एक फैक्टर A आया, मतलब C किससे डिवाइड होगा? A से डिवाइड होगा। समझ में आएगा नहीं? which implies C is divisible by A। Therefore we can write A, C belongs to R। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? A, C किससे बिलोंग करेगा? R से। Hence relation is ट्रांजिटिव। तो इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गए ना? तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये कई बार 5 मार्क्स के लिए भी आता है, मैं बता रहा हूँ पूरा। तो 5 मार्क्स में सबसे ज्यादा टाइम आपका इसी में लगेगा। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं इनिशियल लेवल पे। हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। तो क्या थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का नहीं, ये वाला चैप्टर ऐसे ही है, थोड़ा सा आपको लॉजिकल वाला ही है पूरी देर। तो रिलेशन R किसमें बोल रहा है? इन सेट Z। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए R फ्रॉम Z टू Z। इनफैक्ट जब कॉपी में भी लिखो ना तो वे ऑफ राइटिंग ऐसा होना चाहिए ताकि चेक करने वाले को समझ में आ जाए, आपको नॉलेज है, क्वेश्चन को पढ़ना आता है। ठीक है, रिलेशन R फ्रॉम Z टू Z। Z क्या है? इंटीजर्स है, हमको पता है। रिलेशन R उसने डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? पढ़ो तो एक बार। x माइनस वाई क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब ये सोचो इंटीजर क्या होता है, सबको पता है ना? -3 -2 -1 0.2 3 4 5 ये पूरे इंटीजर हो। अगर x और y इंटीजर है तो उनको अगर माइनस करेंगे, जैसे मान लो 1 और 1 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0 इंटीजर है। 2 और 2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0, वो भी इंटीजर। 3 - 3 भी क्या होगा?
0 जो कि इंटीजर है, 4 - 4 5 - 5, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 1 2 2 3 3 मैं किस चीज का एग्जांपल ले रहा हूँ? रिफ्लेक्सिव होने का। मतलब आपको पता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, समझ में आया ना ये चीज? अब उसको लिखने का तरीका क्या होगा रिफ्लेक्सिव है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में लिखेंगे लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू z। तो हमने ये मान लिया कोई भी एलिमेंट a है जो z से बिलोंग करता है। क्लियर हो गया ये चीज? फिर हम लिखेंगे कि a माइनस a क्या होगा? कोई भी नंबर को खुद से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। और ये जो 0 मिला ये एक्चुअल में क्या है? इंटीजर है, बिलोंग्स टू z, इंटीजर से बिलोंग करता है। और रिलेशन की डेफिनेशन ही यही है कि अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो x और y रिलेशन में होंगे। समझ में आ रहा है? तो a माइनस a इंटीजर है तो a कॉमा a किससे होंगे? रिलेशन में होंगे। तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये हो गया। तो अगर हमने देखा लेट a बिलोंग्स टू सेट a, सो a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट z। तो ये सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव। चलिए क्लियर हो गया? अब सिमेट्रिक के लिए कैसे बताएंगे? सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक पहले अपने मन में सोच लो कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 लेते हैं। तो 1 माइनस 2 कितना मिलता है? -1। 2 1 2 माइनस 1 कितना मिलता है? 1। तो -1 भी इंटीजर होगा, +1 भी इंटीजर होगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो अब इसको लिखना कैसे है? तो इसको लिखने का तरीका होगा लेट a, b बिलोंग्स टू r। हमने ये मान लिया कि कोई भी एक एलिमेंट है a, b जो रिलेशन r से बिलोंग करता है, और ये रिलेशन r से बिलोंग करता है मतलब इनका डिफरेंस क्या होगा? इंटीजर। तो क्या लिखेंगे? therefore a minus b is equals to कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, नहीं नंबर नहीं, कोई भी एक सिंबल लेते हैं। इंटीजर है, मैं इसको क्या ले लूं? कैपिटल के ले लूं क्या? कैपिटल के ले लेता हूं, चलो, है ना? कैपिटल के ले लेता हूं, ठीक है? जहां पर के क्या है? इंटीजर। ये मेंशन कर देंगे इंटीजर। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो मुझे प्रूफ क्या करना है? सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है? कि बी ए भी बिलोंग करेगा। तो उसको बी ए बनाने के लिए मुझे बी माइनस ए लाना है। बी माइनस ए लाने के लिए मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या हो जाएगा? के होगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? माइनस को उधर पे डाल देता हूँ तो b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई नंबर इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी क्या होता है? इंटीजर होता है। जैसे 5 इंटीजर है तो -5 भी क्या होता है? इंटीजर। 7 इंटीजर है तो -7 भी क्या होता है? इंटीजर। सो इट इज आल्सो इंटीजर, तो ये भी इंटीजर होगा, माइनस के भी। समझ में आया कि नहीं? तो अगर ये भी इंटीजर है तो इसका मतलब b, a जो है वो भी रिलेशन r से बिलोंग करेगा। ये चीज समझ में आ गई? तो आपने यहाँ पर लॉजिकली क्या प्रूफ किया कि जब जब ऐसा होगा तब तक ऐसा होगा, जब जब a, b होगा तब तक b, a भी होगा। आया समझ में? और इससे ये प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक होगा। यहाँ तक तो लॉजिक क्लियर हो गया। अब ट्रांजिटिव का तुम लोग सोच के लिखो कैसे लिखना चाहिए। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं अंदाजे में बताओ क्या लगता है? अगर ए बी का डिफरेंस इंटीजर है, बी सी का डिफरेंस इंटीजर है, तो क्या ए सी का भी डिफरेंस इंटीजर होगा? हाँ होगा। करके उसको देखते हैं कैसे होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो ना, जैसे 2 और 3 का डिफरेंस इंटीजर है, 3 और 5 का डिफरेंस इंटीजर है, तो इनका भी डिफरेंस क्या होगा? इंटीजर। लेकिन इसको जनरलाइज्ड वे में कैसे लिखेंगे वो चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे लिखना है जनरलाइज्ड वे में। इसमें ना आपको वे ऑफ राइटिंग सीखना है, उसी का बहुत मार्क्स होता है। और ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट a, b बिलोंग्स टू r। तो पहले हम अज्यूम करेंगे a, b बिलोंग करता है r से। अब r मतलब डेफिनेशन क्या थी? r की कब बिलोंग करेगा?
जब उनका डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर, तो इट इंप्लाइज a माइनस बी इज इंटीजर। इंटीजर को k ले लेता हूं मान, है ना, k ले लेता हूं, ठीक है। एक्चुअली p लेना चाहिए, चलो कोई नहीं, एक और सिंबल यूज होगा, इसको मैं p ले लेता हूँ, इस बार के लिए p ले लेता हूँ, ठीक है। p इज इंटीजर, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। और फिर अब मैं ये अज्यूम करता हूं कि b कॉमा c एंड b कॉमा c ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है। अगर b कॉमा c भी रिलेशन से बिलोंग करता है तो इनका भी डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब b माइनस c भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। अब इस इंटीजर को एक नया नाम दे देता हूं q। क्या ये समझ में आया, बताओ, ठीक है। अब थोड़ा आप बताओ मुझे, हमें चाहिए क्या, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो रफ वर्क में मैं लिख देता हूँ, रफ में लिख देता हूँ a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ये मुझे चाहिए, समझ में आया। मतलब अल्टीमेटली b हटाना है। तो अब देखो इनमें से b हटाना है, तो b हटाने के लिए मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, और क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस c, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, p प्लस q। समझ में आई ये चीज। अब अगर p इंटीजर था, q इंटीजर था, तो इंटीजर प्लस इंटीजर भी क्या होता है, इंटीजर। मतलब p प्लस q भी क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ठीक है। p प्लस q भी क्या मिलेगा, इंटीजर। तो इसका मतलब a माइनस c इज इंटीजर, a माइनस c इज ऑल्सो एन इंटीजर। और अगर ये इंटीजर है तो a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। और अगर ऐसा होता है तो ये रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांसिटिव रिलेशन। देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांसिटिव, रिलेशन इज ट्रांसिटिव। समझ में आ गया सभी को ये, कुछ कंफ्यूजन। अब इसमें एक चीज बताओ, इसमें है क्या कि ना, वे ऑफ राइटिंग में नंबर कट सकते हैं, लेकिन स्टेप मार्किंग अगर कुछ भी नहीं आता तो भी मिल जाता है। अगर मान लो आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पता हो तो भी एक दो नंबर तो मिल जाता है, स्टेप मार्किंग इजीली मिल जाता है। लेकिन फुल मार्क्स में भी कटिंग हो जाती है क्योंकि ये प्रॉपर अगर नहीं लिखा गया, ठीक है, अगर ये प्रॉपर नहीं। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे। इसको आपको पेन पेपर में सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको मन में सॉल्व करना और आंसर बताना, ठीक है। वही चीज करनी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना है। तो 5 क्वेश्चन 5 मिनट का समय लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपको एक रिलेशन दिया है जिसमें एलिमेंट क्या है, x, y। इसमें लिखा है x और y दोनों सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, क्या x, x रिलेशन में आएगा कि नहीं। x मतलब एक पर्सन, x मतलब सेम पर्सन। क्या दो सेम पर्सन सेम जगह पे वर्क करेंगे, तो हाँ ये सभी के लिए तो मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आया। सिमेट्रिक होगा कि नहीं, अगर x और y का वर्किंग प्लेस सेम है तो y और x का भी वर्किंग प्लेस सेम होगा, ये बोलना सही, मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, अगर मान लो दो पर्सन है x और y सेम जगह पे वर्क करते हैं, y और z सेम जगह पे वर्क करते हैं, तो x और z भी सेम जगह पे वर्क करेंगे, मतलब ट्रांजिटिव भी होगा। तो पहला वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मतलब इक्विवेलेंस। समझ गए आपको क्या करना है। सेकंड वाले के बारे में पढ़ो, सोचो और बताओ क्या होगा। रिफ्लेक्सिव यस और नो सोच के बताओ। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। सी बताओ। रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, अच्छे से सोचो। x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो ये बोलना सही है कि x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, x और x तो बराबर होंगे, तो रिफ्लेक्सिव होगा क्या, नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा क्या, x अगर y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है
तो ये इसको उल्टा बोल सकता हूँ कि y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकता। क्या बोल सकता हूँ? y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। x, y होगा लेकिन y, x नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं सोचो। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लेते हैं x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x जो है z से कितना बड़ा होगा? 40 सेंटीमीटर। इसको अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हो ना, तो ये रिलेशन क्या बोलना चाह रहा है, ये पूरी लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, अगर आप मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहते हो। तो अगर आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, तो आप ऐसा लिखोगे, x माइनस x की वैल्यू क्या होती है? 0, विच इज नॉट 7। डिफरेंस कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन? 7 आना चाहिए। तो ये 0 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? तो उसके लिए आप ये बताओगे x माइनस वाई 7 है, लेकिन y माइनस x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? -7। लेकिन आना क्या चाहिए रिलेशन के लिए? 7। तो दैट्स व्हाई नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव को बताने का तरीका क्या होगा? x माइनस वाई को 7 मानोगे, y माइनस z को 7 मानोगे, अब फिर उसके बाद ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? x माइनस z इज इक्वल टू 40। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 40। समझ गए ना, अगर मैथमेटिकली लिख के करना है। चलो नेक्स्ट, अब ये वाला बताओ, डी वाला। रिफ्लेक्सिव होगा x इज वाइफ ऑफ x, नो। सिमेट्रिक होगा x इज वाइफ ऑफ y, y इज वाइफ ऑफ x। सिमेट्रिक होगा कि नहीं सोचो? सिमेट्रिक नहीं हुआ। अगर x y की वाइफ है तो y x का हस्बैंड होगा, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? देखो, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग गलती करे, कंफ्यूज हो रहे, सुनो इधर। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है? अगर a, b रिलेशन में है एंड b, c रिलेशन में है, तो फिर हम किसको चेक करेंगे? a, c को चेक करेंगे। लेकिन अगर ये आ रहा है और ये आ ही नहीं रहा है, तो भी हम उसको क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अगर x y की वाइफ है, तो y किसी की वाइफ तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि y आदमी होगा ना। समझ में आएगा नहीं ये चीज? तो मतलब ये कंडीशन आएगी, बट ये कंडीशन तो आएगी ही नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब बताओ ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? क्लासिफाई क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये बुक काफी पुरानी है, तब वो चीज नहीं सोचा था। ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम दो ही टेंडर माने तो भी ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? चलो, ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ, ये लास्ट वाला बताओ। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव बाकी क्या होगा? होगा। अगर मान लो x, y बिलोंग करता है, मतलब क्या हुआ? x इज फादर ऑफ y। समझ में? अगर y, z बिलोंग करता है, तो इसका मतलब y इज फादर ऑफ x, y इज फादर ऑफ z। समझ में आएगी नहीं? तो क्या x z का फादर होगा? x z का क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा। तो यहाँ पर xy और yz दोनों एग्जिस्ट करेगा, बट तीसरी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट्स व्हाई ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। दोनों में देखो लिखा होगा एक जैसा है, लेकिन ऊपर वाला ट्रांजिटिव है लेकिन नीचे वाला ट्रांजिटिव नहीं, इसलिए इसने बैक टू बैक ऐसे एग्जांपल दिए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये सारी चीजों को आप लोगों को लॉजिकली देखना है। ये जो क्वेश्चंस अभी आप देख रहे हो, ये सीधे एमसीक्यू के फॉर्मेट में आएंगे, और इसके पहले कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे, ये आपको सॉल्व करने वाला है, मतलब सब्जेक्टिव के फॉर्म में आएंगे। इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट वगैरह। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? उसको प्रैक्टिस करना, जो कुछ मैंने अभी बताया है, और कई क्वेश्चंस इसके आगे जो हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बट ये टॉपिक है जो आप 100% बोलोगे कि आएगा 3 to 4 मार्क्स तक।
ठीक है, चलो। अगली क्लास